चलो अब बातें मत करो, आप क्लास पे ध्यान दो। करण बेटा, क्लास से जाना है आपको तो बता दो ऐसे ही। मुझे 1 मिनट लगेगा क्लास से बैन करने में। बोल दिया बातें नहीं होंगी तो नहीं होंगी, इसका मतलब। ध्यान दो, चलो इधर। इस यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। अब आ रही है आवाज? ठीक है, चलो। अब बाकी लोग कमेंट मत करो, अब ध्यान से क्लास पे। बीच में कॉल आ गया था, कॉल से डिस्टर्ब हो जाता है। चलो, तो काइनेटिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में। गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से डिपेंड करता है किन फैक्टर्स पे। ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो वेरिएबल्स हैं ये कैसे उसे अफेक्ट करते हैं। ठीक। उसकी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका आंसर मुझे करिए कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें कोई भी चीज एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, फ्रीली। तो क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट
दो ऑप्शन है आपके पास, एटम या फिर मॉलिक्यूल। कौन सा सही होगा, ए या बी? बताइए। ठीक है, आंसर है मॉलिक्यूल्स। ठीक। क्या था, स्टेट फ्री। ठीक है, फ्री स्टेट में आपको एटम, ठीक है ना, मॉलिक्यूल बनता है मल्टीपल एटम्स से मिलके। ठीक है, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एटम में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक। अगर आप माइक्रोस्कोप से किसी गैस को देखोगे तो आपको, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? कमेंट्स नहीं आ रहे थे इसलिए मुझे लगा आवाज शायद आना बंद हो गई। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि सही आंसर इसका होगा बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में आपके, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस यूनिट से। ठीक है, तो हम लोगों को मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में पढ़ना है इस यूनिट में बेसिकली। ठीक। तो सबसे पहले कुछ एजम्पशंस हैं। ठीक है, जो काइनेटिक थ्योरी का जो मॉडल है उसके कुछ एजम्पशंस हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स किस तरह बिहेव करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग उन एजम्पशंस को समझ लेंगे कि वो एजम्पशंस क्या क्या हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक एजम्पशंस क्या है। बेसिक एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉडल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बीच में बात भी कर चुके थे जब हम लोग सेकेंड यूनिट अपनी पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने रियल गैस और आइडियल गैस के वॉल्यूम डिपेंडेंस की बात की। सॉरी, इंटरनल एनर्जी के वॉल्यूम डिपेंडेंस की जब हमने बात की थी, तब हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिस्कस भी किया था कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो फाइनाइट होता है या फिर जीरो होता है। ठीक है, और जो उनमें आपस में फोर्स होता है वो फाइनाइट फोर्स है या फिर जीरो फोर्स है। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हमने क्लास में की थी जब हम लोग लैब में क्लास लगा रहे थे। ध्यान है आपको या नहीं मुझे पता नहीं। वंडरवॉल्स इक्वेशन के बारे में जब हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो उसका जो बेसिस है उस पूरी डिस्कशन का वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो जो एजम्पशंस हैं उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो पहला एजम्पशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। ठीक है, तो पहला एजम्पशन क्या हो गया, एवरी गैस कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसी भी गैस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक हमारा कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम जो कंटेनर के अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, तो एक ही गैस के, कौन है बेटा रिकॉर्डिंग, एक ही गैस के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल से मतलब है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, उन्हें आप अलग अलग नहीं पहचान सकते। ठीक है,
क्लियर हो गई बात? और जो ये वेरी लार्ज नंबर की हम लोग बात कर रहे थे वो कितना होगा? अगर 1 मोल है तो 1 मोल में गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होगा? Na। Na इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? ये होता है 6.03 इंटू 10⁻23। ठीक है ना? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल के अंदर? चाहे कोई सी भी गैस हो, किसी भी तरह की गैस हो, ठीक है, चाहे कितनी भारी हो कितनी भी हल्की हो, अगर उस गैस का 1 मोल आपके पास है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। ठीक है ना? 1 मोल का डेफिनेशन पता है आप सबको? केमिस्ट्री का कोर्स आप लोग करते हैं हर सेमेस्टर में, तो मोल का डेफिनेशन तो पता होगा। 1 मोल कितना होता है? 1 मोल कितना होता है? किसी भी गैस के 1 मोल मास का वेट कितना होगा? 1 मोल मास कितने मास के बराबर होता है? किसी को नहीं मालूम क्या? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? 100 तुम्हारा अलग ही आया निकल के। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? पहले तो मोल की डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? टोटल, टोटल मास, मास कह लो या फिर वेट कह लो, टोटल वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यही है ना? ये किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 16। ठीक है, तो अगर मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो मेरे पास कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के? 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है 2 मोल्स। ठीक है ना? कैसे निकाला हमने? हमने उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? तो वहीं से हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल है, 1 मोल का डेफिनेशन यहां से कितना हो जाएगा? मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट। है ना? जो टोटल मास है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। जो गिवन मास है वो किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास के। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 16 ग्राम ऑक्सीजन मेरे पास होने का क्या मतलब है कि मेरे पास कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के? 1 मोल। ठीक है ना? तो मोल का मतलब समझ में आ गया? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे उसके अंदर? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, Na। ठीक है ना? इक्वल टू 6.03 इंटू 10⁻23। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ओवरऑल मतलब ये है। ठीक, हाँ, 2 मोल होंगे तो 32 ग्राम होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ये जो पहला स्टेटमेंट था, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में? ये स्टेटमेंट आपको पूरी तरह क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब बहुत लार्ज है। 16 ग्राम कितनी सी क्वांटिटी होती है? बहुत छोटी क्वांटिटी है 16 ग्राम। लेकिन उसमें आप लोग देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.03 इंटू 10⁻23। 10⁻23 अपने आप में हो गया। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई। ठीक, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड अजम्पशन क्या है? सेकंड अजम्पशन ये है जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को हम एज्यूम करते हैं एज ए पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट मास,
पॉइंट मास कंसिडर करने का क्या मतलब हो गया? नो वॉल्यूम, नो इफेक्टिव वॉल्यूम, ठीक है ना। आपको डिस्कशन याद आ रहा होगा जो हमने बात की थी रियल गैस के बारे में बात करते हुए, V माइनस बी। ये जो V माइनस बी में B कहाँ से आता है? आता है ड्यू टू वॉल्यूम फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये डिस्कशन आपको ध्यान आना चाहिए क्लास का, ठीक है। क्योंकि आइडियल गैस होती है तो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम अगर V है तो रियल गैस के लिए टोटल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? V माइनस बी, ठीक है। B क्या है यहाँ पे? B है जो पार्ट टोटल वॉल्यूम में से जो पार्ट हमारे मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया। अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने इस तरह बना दिए, ठीक है, टोटल वॉल्यूम था V, ठीक है। टोटल वॉल्यूम अगर V था और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने कितना पार्ट इसमें से घेर लिया? इनका पार्ट है टोटल मिला के B, ठीक है। तो हमारे पास अवेलेबल वॉल्यूम क्या हो जाता है? V माइनस बी। ये था रियल गैस का बिहेवियर, ठीक है। और आइडियल गैस के केस में हम मानते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये इनसिग्निफिकेंट है एकदम, इस वॉल्यूम को हम कंसिडर ही नहीं करते जो गैस के मॉलिक्यूल्स घिर रहे हैं। तो हम लोग टोटल वॉल्यूम आइडियल गैस के केस में क्या मान लेते हैं? V, जो कि हमारे कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है। ये डिफरेंस क्लियर है रियल गैस और आइडियल गैस में? फाइनाइट वॉल्यूम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट मास की तरह उन्हें माना गया है। पॉइंट मास मतलब उनका वॉल्यूम 0 है, ठीक है ना। चलो, जो रियल वॉल्यूम होता है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। जो रियल पैरामीटर्स हैं वो कितने हैं? यह है करीब 2 से 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये होता है इसका डायमीटर, ठीक है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है करीब करीब आपकी 3 नैनोमीटर, ठीक है। ये होती है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। तो ये है आपके रियल पैरामीटर्स। और एजम्पशन हमने क्या ली है? एजम्पशन हमने ली है कि कोई भी, क्या बोल रहे हो बेटा राहुल? एजम्पशन हमने ये ली है कि ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये क्या है हमारा रियल में जो था ये एक्चुअल में कितना माना है हमने? 0 माना है, ठीक है। हमने माना है कि हमारा पॉइंट मास है, उसका कोई भी डायमीटर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है? 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड असेम्पशन है हमारी कि जो हमारा मोशन है गैस मॉलिक्यूल्स का वो एकदम रैंडम है, ठीक है। वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, एकदम इंडिपेंडेंट मोशन है। वो सारा का सारा मोशन किसी एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। हर डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन कर रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कैसा मोशन हो जाएगा? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसका क्या मतलब हो गया? नो प्रेफर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जिधर को मुंह उठ जाएगा उधर चल पड़ेगा वो, जैसे शराबी होता है वही वाला हाल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द कंटेनर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया बेटा कि मेरे पास ये जो पूरा कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, ठीक। तो अगर मैं इस कंटेनर के किसी भी पोर्शन को एनालाइज करूंगा, ठीक है, माना मैंने ये पार्ट देखा कंटेनर का और ये पार्ट देखा, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट्स के किसी भी तरह के बिहेवियर में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। जो डेंसिटी यहाँ पे होगी वही डेंसिटी यहाँ पे होगी, ठीक है।
ना यहाँ पे कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन होगी, ना यहाँ पे कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन होगी। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसे एक वर्ड में बोला जाता है, सिंगल वर्ड में इसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक, ठीक है, आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। चल, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। ये सारे एजम्पशंस की बात कर रहे हैं अभी तक हम, काइनेटिक मॉडल के जो भी एजम्पशंस हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो नेक्स्ट वाले की बात करूंगा मैं, रियल गैस की बात करते थे जब हमने वान डेर वाल्स गैस की बात, ठीक है। तो ये एजम्पशन कहता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, ठीक है। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। एक सेकंड ना, जरा ये बंद हो रहा है। नो इंटरेक्शन, ठीक है, या फिर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और molecules and the walls of the container, ठीक है ना। ना तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का फोर्स है, और ना ही मॉलिक्यूल और कंटेनर की दीवारों के बीच में किसी तरह का फोर्स है, ठीक है ना। केवल जो फोर्स वो एग्जर्ट होता है वो कब होता है, ओनली फोर्स कौन सा है, जब इनमें कोलिजन होता है, ठीक है। कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जब ये आपस में टकराते हैं केवल उसी टाइम ये फोर्स महसूस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्हें कभी भी दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से कोई फोर्स महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इनके लिए जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो एक मॉलिक्यूल है, जो वन मॉलिक्यूल है, वो सेकेंड मॉलिक्यूल के प्रेजेंस के बारे में एकदम अनअवेयर है, ठीक है ना। जब तक वो उससे टकराएगा नहीं फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि सेकेंड मॉलिक्यूल वहां पे है भी या नहीं है, क्योंकि उनके बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्टिव फोर्स है ही नहीं, ना तो अट्रैक्शन है और ना ही रिपल्शन है, ठीक है। केवल जब वो टकराएंगे तब टकराने से उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सिर्फ इतना ही इंटरेक्शन है उनके बीच में, ठीक है। इसके अलावा किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है। और जब तक टकराएंगे नहीं तब तक उन्हें पता भी नहीं चलेगा एक दूसरे की प्रेजेंस के बारे में, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात। ठीक। अच्छा, दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में किसी तरह का फोर्स नहीं है, ना तो अट्रैक्शन का ना ही रिपल्शन का, ठीक है। तो इससे हम लोगों को एनर्जी के बारे में क्या पता चलता है, एनर्जी के बारे में ये हमें क्या बता रहा है कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, जीरो है ना। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना अट्रैक्शन का ना रिपल्शन का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उनकी जो इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, जीरो, ठीक है। और जो सारी की सारी एनर्जी है वो किस तरह की एनर्जी है, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे मत चले जाना कि ग्रेविटी तो काम करेगी उसके ऊपर, ठीक है, वहां तक मत जाओ अभी।
ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती है, तो यहाँ पे जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो है आपस में लगने वाले फोर्स की वजह से, ठीक है। जैसे कि दो चार्जेस के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अगर हम बोलेंगे कि दो चार्ज है हमारे पास, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो वहां पे हम कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्रेविटी तो काम करेगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो एकदम रिजिड स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी से क्या मतलब होता है बेटा? जो बॉडी इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल। और दूसरी इसकी क्वालिटी क्या होती है? इसका जो इंटरेक्शन होता है कोलिजन के समय, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब बताओ मुझे। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है बेटा कि एनर्जी चेंज नहीं होगी कोलिजन के समय, ठीक है। ड्यूरिंग द कोलिजन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज, ठीक है। केवल चेंज क्या हो जाता है? डायरेक्शन। समझ आ गई बात? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब यही होता है। दो तरह के कोलिजन है आपके पास, एक है इलास्टिक और एक है इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? पहला बॉल यहाँ पे आया, दूसरे बॉल से टकराया, ठीक है। इसने अपनी सारी एनर्जी या तो इसको दे दी, या फिर दोनों में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पे इनकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है? उसमें एनर्जी आपकी टोटल चेंज हो जाती है। फर्स्ट बॉल यहाँ से आई 1, ये आगे सेकेंड बॉल पे अटैच हो गई 1 और 2, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा? इनकी जो टोटल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा? यहाँ पे टकराने के बाद ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, इनकी जो टोटल एनर्जी थी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका इलास्टिक और ये हो गया इनइलास्टिक, ठीक है। अब जैसे सामने से दो बॉल्स आ रही हैं अगर, तो ये एक दूसरे से टकरा के अगर रुक जाती हैं तो क्या होगा? ये होगा इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर एक दूसरे से टकरा के ये वापस आ जाती हैं उसी स्पीड से, तो क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक और इनइलास्टिक में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग सबसे गंदा एग्जांपल क्या दे सकता हूँ? कंचे खेलते हैं जैसे बच्चे, तो जो कंचे खेलने वाला एग्जांपल है वो इलास्टिक कोलिजन का हो गया, ठीक है। टोटल एनर्जी वहां पे कंजर्व रहती है। 7th, ठीक है। 7th की अगर बात करें तो ये डिपेंड, ये बताता है आपका ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन जो है कोलिजन का, ड्यूरेशन ऑफ द कोलिजन, ये जो है ये बहुत ही स्मॉल है। किसके बेस पे? जो कि डिफरेंस है बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक। इसको ऐसे समझते हैं, एक ये मॉलिक्यूल था 1, ठीक है। इसके रास्ते में यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे 2 एंड 3, ठीक है। ये 1 जाते पे पहले तो 2 से टकराया, जाके पहले किससे टकराया? 2 से टकराया, ठीक। फिर जाके इधर टकराया 3 से। समझ आ गया? तो जब ये 2 से टकराया, तो जो टाइम था ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, मतलब कितनी देर ये 2 के कांटेक्ट में रहा,
है ना, वो जो टाइम है वो बहुत कम है विद रेस्पेक्ट टू इसको 1 से 2 तक जाने में जो टाइम लगा। ठीक है, ये जो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, ठीक है, पहले ये 2 से टकराया, फिर ये 3 से टकराया, तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट कोलिजन, और यहाँ पे क्या था, सेकेंड कोलिजन। ठीक है, और ये जो बीच का टाइम है ये क्या है, ये है टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। समझ आ गया? तो ये जो टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स है ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द टाइम ऑफ कोलिजन, कि जितनी देर कांटेक्ट में रहेगा 2 और 3 के, वो टाइम बहुत ही कम है कंपेयर टू द टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट कोलिजन एंड सेकेंड कोलिजन। समझ आ गई बात? ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट हैं, हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ आपको, वरना तो मैं सीधे इसको एक पेज पे लिख के दे सकता था। ठीक है ना, हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में समझा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट अजम्पशन है वो क्या है बेटा, वो है कि जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, उनका वेलोसिटी अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है कि उनका वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की रेंज मानी गई है यहाँ पे एक। ठीक है, वेलोसिटी की रेंज क्या है, वेलोसिटी की रेंज है यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक, कितनी भी वेलोसिटी हो सकती है किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है ना, इन्फिनिटी यहाँ पे माना गया है, लेकिन ये इन्फिनिटी जो है ये कंपैटिबल नहीं है किसके साथ, जो हमारा रिलेटिविटी है, ठीक है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके साथ ये इन्फिनिटी वेलोसिटी कंपैटिबल नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है, किसी भी चीज की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, तो इनफाइनाइट वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इसमें जो एजम्पशन माना गया है वो इतना ही है कि जो इसकी वेलोसिटी की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, और ये किस लिए माना गया, क्योंकि जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलती है, ठीक है ना, अगर कोई मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो हमें एक आउटपुट में क्या मिलेगा, फोटोन मिलेगा। ठीक है, उस फोटोन की जो विड्थ होती है, स्पेक्ट्रल विड्थ, ठीक है, वो एक फाइनाइट विड्थ होती है। ठीक है, किसी भी स्पेक्ट्रल की जो लैम्डा है वो स्प्रेड आउट मिलेगी आपको। ठीक है, लैम्डा की जगह पे एक्चुअल में क्या मिलता है, डेल्टा लैम्डा। ठीक है, इसकी एक रेंज होती है λ1 से लेके λ2 तक। ठीक है, कोई भी लाइन अपने आप में शार्प नहीं होती, शार्प लाइन की जगह पे क्या मिलता है हमें, इसका पतला सा बैंड मिलता है, इसकी विड्थ होती है डेल्टा लैम्डा। ठीक है, तो यहां से ये जो आपका वेलोसिटी रेंज की बात आ रही है ये आपकी वेरीफाई हो जाती है कि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है, वेलोसिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर है। ठीक है, टेक अवे पॉइंट यहाँ पे यही है कि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ठीक है, सेम वेलोसिटी नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट वही है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इनके जो मोशन को अफेक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका ऑर्डर बहुत छोटा है। ठीक है, कंपेयर टू एक्चुअल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को काइनेटिक थ्योरी में तो एज्यूम ही नहीं कर रहे, काइनेटिक थ्योरी में तो हम लोग मान रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन रियल में तो करते हैं, है ना। तो जो रियल फोर्सेस हैं उनके कंपैरिजन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, इसलिए इसलिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है काइनेटिक थ्योरी में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट अफेक्ट
द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, इसका ऑर्डर कितना होता है बेटा? ऑर्डर इसका होता है करीब करीब 10⁻⁻43 न्यूटन का। ठीक है, बहुत ही स्मॉल है। ठीक। और जो रियल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही स्मॉल है। जो रियल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं उसका ऑर्डर आप देख लीजिए। इनका ऑर्डर रहता है 10⁻⁻13 न्यूटन का। ठीक है, तो 10⁻⁻30 का डिफरेंस है। ठीक, इसीलिए कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम नॉन एग्जिस्टिंग है। समझ आ गया? ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रूल्स थे ये थे आपके एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉडल। ठीक है, जो भी बातें हमारी आगे जाके होंगी वो सारी की सारी इन्हीं एजम्पशंस पे बेस्ड होंगी। ठीक है ना? 9 के 9 एकदम क्लियर हो गए? किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए इनमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। इतना डिटेल में भले ही ना पढ़ा हो लेकिन पढ़ा जरूर होगा इनके बारे में, जो एजम्पशंस हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड, सॉरी, बाय एन आइडियल गैस। ठीक है, कहाँ पे प्रेशर लगाएगी? जिस जिस भी वेसल में है या फिर जिस भी कंटेनर में है उसके वॉल्स के ऊपर। ठीक है, गैस क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। तो वो प्रेशर के पैरामीटर्स क्या है, कितना उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे जाके हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, 2 क्लास के बाद शायद डिराइव करेंगे इसको। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो आएगी आपकी पी वी इक्वल टू 1/3 mn वी स्क्वायर मीन। ठीक है, अभी मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है लेकिन बाद में इसको डिराइव भी करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली है क्या? पी क्या है यहाँ पे? पी इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वी क्या है यहाँ पर? वी इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज कंटेन्ड। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ द गैस, टोटल मास जो हमने लिया है। एन क्या है? एन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है ना? एक मिनट रुकना बेटा, हाँ मैं जरा फैन ऑफ कर दूं, इसकी आवाज आ रही होगी आपको। नहीं बेटा, ये एवोगाड्रो नंबर नहीं है, अभी तक तो नहीं है, आगे जाके बन जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर ये एवोगाड्रो नंबर नहीं है। ठीक है ना, वो केवल लिखने के तरीके की वजह से है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है ना, चलो। ये एवोगाड्रो नंबर बेटा तब होता जब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स केवल एक होता। ठीक है ना, अभी यहाँ पे मास m की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक, और v स्क्वायर तो पता है आपको, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, पहले स्क्वायर किया फिर उसका मीन ले लिया। ठीक,
स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन का कोई भी मतलब नहीं है, सारे डायरेक्शंस वहां पे एकदम रैंडम है। ठीक। अच्छा, ये 1/3 जो इक्वेशन में आ रहा है, इसको अभी रफली हम समझ सकते हैं डेरिवेशन से पहले ही। ठीक है, डेरिवेशन में तो समझेंगे ही कि 1/3 कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा रफली भी देख सकते हैं कि 1/3 कहाँ से आ रहा है। हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था, देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रैंडम मोशन है। तो रैंडम मोशन का मतलब क्या है? एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, जेड डायरेक्शन का वेलोसिटी, इन तीनों में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हो क्या जाएगा यहाँ से? वी एक्स स्क्वायर मीन इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर मीन इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर मीन। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ? ये किसके हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 1/3 ऑफ मीन ऑफ द वेलोसिटी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इस पूरे का जो मीन है उसके 1/3 के बराबर हो जाएगा तीनों का वैल्यू। ठीक है ना? इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? वी स्क्वायर मीन बाई 3। ठीक है, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि ये 3 कहाँ से आ रहा होगा। बाकी डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे ही बात। ठीक है ना? तो अगर हम लोग 1 मोल की बात करें, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा? पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन ए वी स्क्वायर बार। ठीक है, या फिर इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये एम क्या है? ये आपका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, बेटा एन इसलिए लिया क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट की बात आ गई है, सिंगल मोल की बात आ गई है ना। चलो, नेक्स्ट हम लोग एक नंबर नया लेते हैं यहाँ पे एन। एन इज इक्वल टू वॉट? एन इज इक्वल टू एन अपॉन वी। ठीक है, तो एन अपॉन वी को क्या बोलेंगे? ये है आपका टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, वी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन वी, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया नंबर डेंसिटी। ठीक, दूसरा एक टर्म हम लोग देख लेते हैं, वी आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट मीन ऑफ द स्क्वायर। आरएमएस का मतलब यही होता है ना, ये हम लोगों ने कब देखा था? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में, रेक्टिफायर के टाइम पे हम लोगों ने आरएमएस निकाला था, आरएमएस करंट निकाला था हम लोगों ने। आरएमएस का मतलब बेसिकली क्या है? रूट मीन स्क्वायर। तो जो मीन और स्क्वायर था उसका हमने रूट ले लिया यहाँ पे बाहर से। ठीक है ना? तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू। तो इसको अगर हम रिलेट कर दें तो इन सब चीजों को पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा? तो पी वी इक्वल टू, या वी को हमने ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पे, इसके अंदर ऑब्जर्व कर लिया एन अपॉन वी के अंदर। तो P इक्वल टू बन जाएगा 1/3 एम स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन आ गया यहाँ पे, और ये आ गया वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है ना? यहाँ से आप देखो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैंने इसका स्क्वायर ले लिया तो वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, सो P इक्वल्स टू एम एन वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 1/3 रो, रो क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा मिल गया है। क्लियर? अच्छा, इसका जो डेरिवेशन रहेगा जो हम लोग बाद में करेंगे, उसके एजम्पशन भी वही रहेंगे जो कि काइनेटिक थ्योरी के हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ वहीं से चल रहा है, इसके जो एजम्पशंस रहेंगे वहां पे क्या होगा?
फाइनाइट साइज इग्नोर करेंगे, फाइनाइट साइज जो है मॉलिक्यूल्स का, उसको इग्नोर कर देंगे, है ना। उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज का है, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। क्लियर हो गया। चल, अब ये जो डिडक्शन हमारा निकल के आया है, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, ठीक है। इसको यूज करके हम लोग बहुत सारे यहाँ पे लॉज निकालेंगे आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा डिडक्शंस फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लॉज निकालेंगे काइनेटिक थ्योरी को यूज करके, ठीक। सबसे पहले तो हम अपने जो प्रेशर आया था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इक्वेशन क्या निकल के आई थी, पी वी इक्वल टू 1/3 m V⁻², ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या था, एन भी था साथ में, सॉरी, ठीक है। ये इक्वेशन निकल के आई थी। इसको हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, पी वी इक्वल टू 2/3 यहाँ अलग से लिख लिया, ठीक। बाहर ले आए 2/3 को, एन को बाहर ले आए, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1/2 m V⁻², ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो ½ mV⁻² है, इसको मैंने क्या लिख दिया, एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया। ये बेसिकली किसका है, एनर्जी का टर्म है, काइनेटिक एनर्जी एक तरह से, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू बन गया यहां से 2/3 NE, ठीक है ना। ई क्या है बेटा यहाँ पर, ई इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। चलो, तो इस इक्वेशन से हम लोग अपने बहुत सारे एजम्पशंस ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, वो केवल और केवल किसका फंक्शन है, केवल टेम्परेचर का फंक्शन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ, काइनेटिक एनर्जी is the function of only temperature, ठीक है ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा मोशन होगा मॉलिक्यूल्स का, जितना ज्यादा मोशन होगा उतना ही ज्यादा उनका काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के बिल्कुल लीनियरली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कोई भी उनमें खास डिफरेंस नहीं है। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है यहाँ पर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक। चाहे आप काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, चाहे तो टेम्परेचर बोल सकते हो। दोनों में से कुछ भी अगर आप चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट दूसरे पे उतना ही पड़ेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक लॉ जो आप लोग पहले से जानते हो। तो पहला लॉ हो जाएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेटा क्या कहता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों का। हाँ प्रियांशु, बॉयल्स लॉ बोलता है बेसिकली पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है।
ये जो इक्वेशन मैंने निकाली थी ऊपर, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, 1 या फिर ए बोल देते हैं, इक्वेशन ए बोलते हैं। ठीक, यूजिंग इक्वेशन ए, यहाँ पे क्या होगा, इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इसको हम दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर टेम्परेचर या फिर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 का आरएचएस है, इक्वेशन ए का आरएचएस है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। आरएचएस देखो क्या है, 2/3 एन ई। 2/3 अपने आप में कांस्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर के इनसाइड है वो भी कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी हमने बोल ही दिया कि कांस्टेंट हमने मान के चले हैं। ठीक है, तो आरएचएस जो था वो पूरी तरह से कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या लॉ मिल जाएगा, फॉर के इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी एजम्पशन क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हो गया आपका बॉयल्स लॉ। इसको वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा, वर्ड्स में इसे लिखेंगे, फॉर द कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी और द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ अ गैस, द प्रेशर चेंजेस इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। ठीक है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यही मतलब हुआ ना इसका। अच्छा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T को लिखेंगे किस तरह से, 1/V लिखेंगे नहीं, सॉरी, मतलब प्लॉट किस तरह से करेंगे, प्लॉट्स आपको आते ही हैं, इसका प्लॉट यहाँ पे बना लेते हैं। एक सेकंड ना, पेन नहीं काम कर रहा है। एक सेकंड रुको बेटा। बंद करके चलाता हूँ मैं। ठीक है, प्लॉट इसका हमें ऐसा दिखाई देगा कुछ, इसको हम लोगों ने बहुत रट्टा मारा है आइसोथर्मल प्लॉट का, है ना। P, ये हो गया V, ये क्या है, आइसोथर्म। ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ करते थे हम लोगों ने, इसको बहुत प्लॉट किया है, तो ये कोई आप लोगों के लिए नई बात नहीं है। ठीक है, अगर दो प्लॉट्स मैंने बना दिए यहाँ पर, एक दूसरा प्लॉट मैं इसके साथ बना दूं, इसका टेम्परेचर मैंने दे दिया T2, पहले वाले का T1। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, जो प्लॉट ऊपर की तरफ बना है उसमें टेम्परेचर ज्यादा है बजाय नीचे वाले के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक प्लॉट बना देंगे दो टेम्परेचर के लिए अलग अलग, उसको नाम दे देंगे T2, इसको नाम दे देंगे T1, और ऑप्शंस दे दी जाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या फिर बराबर। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो कि ऊपर की तरफ बना हुआ है वो बड़ा टेम्परेचर है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना।
चलो, ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब अगला लॉ देखते हैं क्या डिड्यूस हुआ है इससे। सेकंड है बेटा गैलोसॉक लॉ। ये क्या बताता है बेसिकली? ये बताता है P प्रोपोर्शनल टू T फॉर कांस्टेंट V। ठीक है ना? P इज प्रोपोर्शनल टू T फॉर कांस्टेंट V। ठीक है, इसको वर्ड्स में लिखने की तो जरूरत नहीं है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। ठीक है, ये इसके वर्ड्स हो जाएंगे, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। इसको प्लॉट करके और देख लेते हैं। प्लॉट किस तरह से करेंगे? सेम चीज है, प्रोपोर्शनलिटी है P प्रोपोर्शनल टू T। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और अलग अलग वॉल्यूम के लिए अलग अलग स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हो गया V1 के लिए, ये हो गया V2 के लिए, और ये हो गया V3 के लिए। ठीक है, प्लॉट किसके रेस्पेक्ट में? T और P। ठीक है ना? अगर रिलेशन पूछा जाए V1 V2 V3 में, तो V3 इज लेस देन V2 एंड V2 इज लेस देन V1। यहाँ पे जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे आप इस डायरेक्शन में आओगे नीचे की तरफ। ठीक है, क्लॉकवाइज। वॉल्यूम बढ़ने के साथ आप कैसे मूव करोगे? क्लॉकवाइज मूव करोगे। ठीक है ना? ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि अलग अलग वॉल्यूम में क्या रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, चलो थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बेटा किस में रिलेशन बताता है? व्हेन P इज कांस्टेंट, वेरी गुड। P कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T। व्हेन P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना? ये हो गया चार्ल्स लॉ। इसका प्लॉट भी वैसे ही आ जाएगा। प्लॉट में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, केवल P की जगह पे V लिख देंगे और टेम्परेचर तो वहीं का वहीं है। ठीक, प्लॉट्स भी इसके मल्टीपल बना लेंगे, 1 2 3। इनको अलग अलग मैंने नाम दे दिया, P1 P2 P3। कौन सा प्रेशर हाई होगा, कौन सा लो होगा? P1 इज हाईएस्ट, P2 इज लेस देन P1 एंड P3 इज लेस देन P2 एंड P1 बोथ। ठीक है ना? इसमें भी कैसे जा रहा है रिलेशन? इसमें भी क्लॉकवाइज जा रहा है। जैसे जैसे आप क्लॉकवाइज बढ़ोगे आगे की तरफ वैसे वैसे प्रेशर आपका इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, ये जो सारे लॉज हैं, ठीक है, ये सारे लॉज किस तरह से एस्टेब्लिश किए गए हैं? ये सारे के सारे लॉज हैं आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड। ठीक है, इन लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, पहले क्या किया? वॉल्यूम कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, प्रेशर कांस्टेंट लिया। हाँ बेटा, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में, बहुत अच्छे से आएंगे ये। ठीक है, लेकिन बता दिया है तो अब आंसर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आ गया। ये सारे के सारे किस तरह से फॉर्मुलेट किए गए थे? ये सारे के सारे फॉर्मुलेट किए गए हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड। ठीक है, ये कोई भी थ्योरेटिकल एजम्पशन नहीं है यहाँ पर। ये सारे के सारे जो आपके लॉज हैं ये सारे हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड। ठीक है, एक सेकंड में जरा पानी पी लूं। चौथा लॉ है आपका एवोगाड्रो। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है?
एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तो एकदम अंडर है, कोई इसमें नई बात नहीं है। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी भी गैस के लिए, वो कितना होगा? सेम होगा। ठीक है, और कितना होगा 1 मोल के लिए? 1 एवोगाड्रो नंबर एन ए 6.03 10⁻⁻23, माइनस नहीं सॉरी +23, नंबर कैसे माइनस में हो जाएगा? ठीक है, 6.03 10⁻23 इसमें 1 मोल में। ठीक है, चाहे कोई भी गैस हो, अगर टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है तो सेम वॉल्यूम में 1 मोल में कितने होंगे? 6.03 10⁻23। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं? निकालना भी देख लेते हैं इसको। कंडीशन क्या दी हुई है? प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर 2 गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया P इक्वल्स टू 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर मीन इक्वल टू सेकेंड गैस m2 n2 v2 स्क्वायर मीन। ठीक है, ये दो अलग अलग गैसेज हो गई यहाँ पर। ये इक्वेशन बन गया 1 मान लिया। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा इसकी वजह से, पहला इक्वेशन आया प्रेशर, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड गैस। ठीक है, सो हाफ m1 v1 स्क्वायर मीन इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर मीन। तो ये जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गई, सॉरी ये 2 है, 1 एंड 2 को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा हमको? n1 इक्वल टू n2। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी है वो कितनी है? सेम है दोनों के लिए। ठीक, क्लियर है ना? एक लॉ और बचता है आपका यहाँ पर, छोटा सा, डाल्टन का लॉ। डाल्टन का क्या लॉ था, बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा? ये सब 12th का पढ़ा हुआ है, नया कुछ भी नहीं चल रहा है। कोई नहीं बताएगा, चलो अच्छी बात है, मैं ही बता देता हूँ। बहुत अच्छे प्रियांशु ने लगता है पढ़ लिया है पहले से। तो यहाँ पे ये डाल्टन का लॉ कौन सा होता है? लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, है ना? इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक, किसी कंटेनर में अगर दो गैसेज है, ठीक, पहली गैस का प्रेशर कितना है? P1, और दूसरी गैस का प्रेशर कितना है? P2। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा कंटेनर पे? टोटल प्रेशर P इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 क्या है? प्रेशर ड्यू टू गैस 1, और P2 क्या है? प्रेशर ड्यू टू गैस 2 इनसाइड द कंटेनर। तो ये भी क्या हो गया? इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है,
तो ये हो गए आपके सारे लॉज। ठीक। अब हम लोग कल आगे चलेंगे थोड़ा सा इस यूनिट में, 2-3 टॉपिक्स कल भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, इतना रिवाइज करके आइए आप लोग कल। और जो भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास नहीं ले रहे हैं, किसी भी भुलावे में हैं, ठीक है, उनसे कह देना कि अलर्ट हो जाए, बिना वजह 25 नंबर गवा देंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में तो नंबर ले आओगे 75 में अच्छे से, लेकिन इंटरनल में मैं रेड मार दूंगा, समझ लेना। ये अपने फ्रेंड्स को आप अच्छे से बता दो, इंटरनल में कोई रहम नहीं होगा अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी तो।